हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर द PYQ पर विश्व का भूगोल ये सेक्शन आज हम लोग करेंगे। आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग समीक्षा अधिकारी का हर वर्ष का प्रश्न पत्र कर रहे हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रारंभिक परीक्षा का हो। और दोनों ही प्रश्न पत्र कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन का भी कर रहे हैं और हिंदी का भी कर रहे हैं। ठीक है, तो PYQ जैसा कि नाम है उसी हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अभी हमारे जो दूसरे सर हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के सभी वर्षों के जो पीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं उसके प्रश्न पत्र को डिस्कस करने के लिए वीडियो बना चुके हैं। आज या कल तक वो आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें सच में ऐसे वीडियोस की नीड है। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट हैं, यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके साथ ही साथ आप इन कंटेंट्स में अपने हिसाब से जो भी चेंजेस कराना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको चाहिए, क्लासेस के माध्यम से चाहिए, वो सारी चीज़ें आएंगी। बस आप इसमें सुझाव दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल पोर्शन 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न पत्र है। ये साइक्लोन ताउकाते के बारे में बात करता है कि जो साइक्लोन ताउकाते है वो किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर है आपका अरेबियन या अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। अब देखिए किस प्रकार साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं उसका एक बार छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन, ये इसका जो नाम रखा जाता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है। जो भी अरब देश के आसपास की कंट्रीज़ हैं या बंगाल की खाड़ी के आसपास की कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ से पहले ही सुझाव ले लिया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए कि क्या क्या नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, और बारी बारी जिस हिसाब से कंट्रीज़ का बारी आता है उस हिसाब से साइक्लोन्स का नाम चेंज होता रहता है। तो आप अगर जानना चाहें कि नेक्स्ट साइक्लोन कौन सा आने वाला है तो आप WMO की साइट पर जाकर के साइक्लोन टाइप करिए। ठीक है, वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट से आप जान जाएंगे कि किस टाइप का साइक्लोन आएगा तो क्या नाम रखा जाएगा, अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो उसका क्या नाम होगा अगर अगला आएगा तो। ठीक है, फिर जो नाम होता है जैसे तौकाते हैं तो ये किस कंट्री ने दिया या इसका क्या अर्थ है, कभी कभी प्रश्न उससे पहले पूछा जाता था, परंतु वो चीज़ें अब ट्रेंड में नहीं है। तो केवल इतना जानना है कि साइक्लोन कहाँ आया था। ठीक है, अब एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ साइक्लोन तौकाते, तो ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में, एक सेकेंड, भारत में अरब सागर में अगर उत्पन्न होगा, इस साइड में अगर उत्पन्न होगा तो थोड़ा बहुत गुजरात महाराष्ट्र के पोर्शन को ये अफेक्ट करेगा, लेकिन इसकी प्रवृत्ति होती है अपने ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड जाने की, यानी कि पश्चिमी छोर पर जाने की। तो ये आगे जाकर के मेडागास्कर या अफ्रीका के तट को ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो तूफान होते हैं वो वेस्ट वर्ल्ड चलते हैं, इसीलिए जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं, अर्थात भारत के इधर जो तूफान आते हैं, ये इस साइड में जो तूफान आते हैं, ठीक है, वो उड़ीसा और संबंधित क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, तो अगर यहाँ पर कोई तूफान आता है, इस क्षेत्र में तूफान आता है, तो चूंकि इस साइड चलने की आदत होती है वेस्ट वर्ल्ड पश्चिम की दिशा में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो है तबाही ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। कहता है रबड़ थाईलैंड में होता है, बिल्कुल सही है, ये आप जानकारी रख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। कॉफ़ी के सामने मंगोलिया लिखा है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि कॉफ़ी आप देखते हैं कि कर्नाटक में होती है या कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है तो गर्म जगह में होती है, जबकि मंगोलिया एक ऐसा इलाका है, आप देख सकते हैं कि चाइना के ऊपर, जब आप चाइना का मैप देखेंगे, ठीक है, चाइना के ऊपर यहाँ मंगोलिया है और इसके ऊपर फिर रसिया पूरी फैली हुई है। ठीक है, तो मंगोलिया जो है वो कहीं ना कहीं शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पहुंचेगी। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ 50 डिग्री के 60 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में पहुंचेगी, तो यहाँ पर ठंड रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कॉफ़ी होनी चाहिए, फिर भी देखते हैं। जैतून स्पेन में होता है, सही है, और शुगर केन ब्राज़ील में होता है, ये भी सही है। तो हम लोग का बी जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अंदाजे से बताया
कि कॉफ़ी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ब्राज़ील हमारे कॉफ़ी या कोकोआ का क्षेत्र है। फिर अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पर टोगो, घाना, बेनिन, ये सारे एरिया में आपके कॉफ़ी तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जो चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ है वो वहाँ उत्पादित होता है। ठीक है, और हमारे कर्नाटक में जो है कॉफ़ी उत्पादित होती है। तो इस प्रकार मंगोलिया एक शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाला है, यहाँ पर कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कहवा या कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील लिखा हुआ है, गन्ने के लिए भी ब्राज़ील लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मुझे लगता है कि मछली सबसे ज़्यादा चाइना या यूएसए में होती होगी, और उसमें भी यूएसए ज़्यादा कहा जा सकता है। तो देख लेते हैं एक बार आंसर। अभी जो है कुछ मछली का 33% से ऊपर हिस्सा जो है चीन अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, तो चाइना के पास ज़्यादा समुद्री सीमा है उसके वेस्ट साइड में। जब चाइना का मैप आप देखेंगे तो ह्वांगहो रिवर पीले सागर में गिरती है, यानी कि यहाँ पर येलो सागर है, और नीचे यहाँ पर साउथ चाइना सी है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी है। तो इन सारे क्षेत्र में एक बड़ा एरिया चाइना को मिलता है समुद्र से सटा हुआ, तो मछली उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला है भारत जो है तीसरा मछली उत्पादक देश है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो जहाँ पर जल विद्युत से प्राप्त होगा वहाँ आपको पता होना चाहिए कि उसके पास प्रचुर संसाधन होने चाहिए वाटर रिसोर्सेज के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ की कंट्री है, तो ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है। अर्थात जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो मैं आपको ऐसे एक लमसम बता रहा हूँ, तो अगर इसको आप आर्कटिक माने, ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींची अगर आप इसको आर्कटिक माने तो इसी के पास ऐसी आपको 3 कंट्रीज़ दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसी आपको 3 कंट्रीज़ दिखाई देंगी, बेसिकली 4 दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये है डेनमार्क, डी से मैं दिखा रहा हूँ, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। ठीक है, तो नॉर्वे आपको दिख गया। नॉर्वे जो है यहाँ पर स्थित कंट्री है और यहाँ पर जो है बहुत ही कम पोल्यूशन पाया जाता है। ठीक है, नॉर्वे ही में ही आपको अरोरा बोरियोलिस देखने को मिलता है। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस क्या होती है कि सूर्य से निकलने वाली जो ऐसे समझिए रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पर आती हैं तो आपके स्काई को, आसमान को विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, मतलब ग्रीन दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, पिंक दिखाई देगा। तो इस घटना को अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और यही घटना जब दक्षिणी ध्रुव के पास यानी कि ऑस्ट्रेलिया के समीप होती है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पर प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहाँ 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत से होता है। तो आप साउथ अमेरिका के मैप में जा करके एक बार देखेंगे कि पराग्वे कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि वादे की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है। तो बस ये जानिए कि वादे के रूप में, भूमि के रूप में मिंडानाओ को जाना जाता है, यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस क्या है, मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस देश के दक्षिणतम दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्यूबा कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से एक चैप्टर आया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि शीत युद्ध के दौरान जो आपका ये है रशिया है, उसने अपनी मिसाइलें क्यूबा में ले जा करके तैनात कर दी थी। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका लैटिन अमेरिकी कंट्री है, यानी कि जब उत्तरी अमेरिका ख़त्म होता है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका ख़त्म होता है, यहाँ पर लैटिन अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो ये लैटिन या कैरिबियाई कंट्री में आपका क्यूबा आता है। ठीक है, फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता थे, और चे गुवेरा भी एक बहुत फेमस नेता थे यहाँ के। तो चे गुवेरा बेसिकली समझ लीजिए भारत का भगत सिंह। ठीक है, हवाना जो है इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच, ब्रुनेई, तिमोर लिस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी।
तो देखिए, जो ब्रुनेई है इससे शेयर करता होगा, मुझे लगता है मलेशिया से बाउंड्री शेयर करता होगा, पापुआ न्यू गिनी से शेयर करता है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया की स्थिति कैसी है। तो इंडोनेशिया कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना है, जिसमें से अभी आपने देखा सुलावेसी है, ठीक है, इंडोनेशिया में ही आपका लॉम्बॉक आता है, लॉम्बॉक द्वीप, ठीक है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। बाली भी इंडोनेशिया में आता है, इरानियन जावा आता है, उसके साथ ही सुलावेसी आता है। तो ये सारे द्वीप जो है इंडोनेशिया में फैले हुए हैं। जब आपका यहाँ के बाद से, ठीक है, ये किसका फोटो मैंने बनाया है, जावा सुमात्रा का फोटो बनाया है। इसके बाद से ही जो है इंडोनेशिया अलग अलग द्वीपों में फैला हुआ है। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बोर्नियो, नाम याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, ऐसी कक्षाएं आपको पेड कक्षाएं, यानी कि पैसे देने पर इस तरह से कोई एक्सप्लेन करके पढ़ाता है। मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में नीड है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनसे मत शेयर करें। तो बोर्नियो है, बोर्नियो में यहाँ पर आपकी कंट्री पड़ती है ब्रुनेई, ठीक है। बोर्नियो में टोटल 3 देश पड़ते हैं। तो नीचे के साइड में आपका यहाँ पड़ता है इंडोनेशिया, बीच में पड़ता है मलेशिया और यहाँ पड़ता है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई से मलेशिया की बाउंड्री सटती है, लेकिन फिलीपींस की बाउंड्री नहीं सटती है। इस प्रकार जो आंसर हो जाना चाहिए वो मुझे लगता है ब्रुनेई यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से, 1 तरफ से समुद्र से घिरा है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकंड वेट करिए, फोटो देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका इंडोनेशिया का मैप। ऊपर भी इंडोनेशिया है और नीचे भी इंडोनेशिया का कुछ पोर्शन दिख रहा है। अब इसमें क्रमशः बताता हूँ। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको ये ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये मलेशिया है, उसके ऊपर थाईलैंड का थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। ये है आपका बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बोर्नियो और ब्रुनेई में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका नाम है बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो पे मैक्सिमम स्थान कौन रखता है, तो मैक्सिमम स्थान रखता है इंडोनेशिया, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ऊपर रखता है मलेशिया और सबसे ऊपर रखता है ब्रुनेई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या ब्रुनेई इंडोनेशिया से सटता है, तो नहीं सटता है, क्योंकि बीच में मलेशिया आ जाता है। प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। लेकिन आपको देखना है कि कौन कौन से आइलैंड आते हैं। तो यहाँ पर आपको सुमात्रा दिख रहा है, फिर आपको जावा दिख रहा है, ठीक है। जावा के बाद आपको बाली दिख रहा है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको लॉम्बॉक आइलैंड दिख रहा है, ठीक है। इधर आपका सुम्बा दिख रहा है, इधर आपका तिमोर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो इसी को बोलते हैं इरानियन जाया, ठीक है, जो कि पापुआ न्यू गिनी से सटता है, अर्थात इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी से भी सटा हुआ है, ठीक है। बीच बीच में ढेर सारे आइलैंड आएंगे, आपको पता है, ठीक है। जब आप नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो फिर से इसमें सुंडा स्ट्रेट दिखता है, ठीक है। यहाँ पर लॉम्बॉक स्ट्रेट दिखता है। वही चीज़ें थोड़ी बड़े में दी गई हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने इंडोनेशिया का मैप थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ये पॉलिनेशिया क्या होता है, तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया ये सब ओशिनिया के पास आते हैं। ओशिनिया मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों को ओशिनिया बोला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर देखना पड़ेगा। पॉलिनेशिया के पास कौन सा द्वीप नहीं है, तो तिनियन जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट नहीं है। तिनियन जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह का ही एक भाग है। पॉलिनेशिया में कौन कौन है, तो हवाई है, सामोआ है, टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, इत्यादि है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। तो पॉलिनेशिया द्वीप समूह में टोंगा आता है, ताहिती आता है और तुवालू आता है, इसके साथ ही टोंगा आता है। चलते हैं अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। किसका किसका युग्म है, तो युग्म यहाँ पर दिया हुआ है कि एंटीगुआ एंड बारबुडा, इसके सामने लिखा है सेंट जॉन्स, इसकी कैपिटल, डोमिनिका सेंट डोमिंगो, इसकी कैपिटल, एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर और बाहामास का नसाउ। तो यहाँ पर जो गलत आंसर है वो है डोमिनिका। डोमिनिका रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं होती है, जबकि बाकी सब की, यानी कि एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स होती है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर होती है,
बहामास की नसाउ होती है, डोमिनिका की रूसाऊ होती है। ठीक है, डोमिनिका की रूसाऊ होती है और बहामास की नासाउ होती है। तो ये दोनों कैपिटल आप जरूर से याद रखेंगे। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इस तरह कन्फ्यूज़न के लिए रूसाऊ और नासाउ दे दे। ठीक है ना, तो यहाँ पर डोरू याद करिए, यानी कि डोमिनिका का रूसाऊ और बाना यानी कि बाहामास का नसाउ। ठीक, डोरू याद करिए, डोरेमोन से आपको सही कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आया है 2011 की जनगणना से संबंधित। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम बताना है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम पहला ऑप्शन है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम दूसरा ऑप्शन है। अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तीसरा और अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति का आरोही क्रम देखना हो, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है आपके मेघालय में, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति इन चारों में पाई जाती है मेघालय में, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी अनुसूचित जनजाति है। तो जो मेघालय है उसमें 25,55,000 के आसपास अनुसूचित जनजाति थी 2011 की जनगणना से। वहीं नागालैंड में 17 लाख, मिजोरम में 10 और अरुणाचल प्रदेश में 9,50,000 अनुसूचित जनजाति पाई गई थी। फिर से एक बार जो है प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो सबसे कम कहाँ पर मलिन बस्ती है? चार ऑप्शन है, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु। तो देखिए, लखनऊ में तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, यूपी इतना साफ सुथरा नहीं है। दूसरा है जयपुर और बेंगलुरु और अहमदाबाद, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना में, वो आपके अहमदाबाद में रहा है। ठीक है, अहमदाबाद में 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, ऐसा डेटा कहता है। वहीं जयपुर में 10% आबादी, लखनऊ में 12.9 यानी कि 13% आबादी और बेंगलुरु में 8.39% आबादी रहती है। अगला जो प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, यानी कि सबसे कम नगरीकरण कहाँ पर है? तो हो सकता है बिहार इसका आंसर हो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर नगरीकरण सबसे कम है, बिहार नहीं है। नगरीकरण जो सबसे कम है वो है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण जनता जो है, गाँव का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बिहार में 11.3% नगरीकरण है, उड़ीसा में 16.7%, राजस्थान में 24%, जबकि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ केवल 10% नगरीकरण है। जबकि सर्वाधिक में अगर देखा जाए तो गोवा और दिल्ली में नगरीकरण सबसे ज़्यादा है, यानी कि दिल्ली में 97.2% नगरीकरण है और गोवा में आपका 60% प्लस जो है नगरीकरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी है, दमन और दीव में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार पाया जाता है। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन और दीव में न्यूनतम लिंगानुपात लगभग 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या नहीं है? तो इसका आंसर है आपका मुरादाबाद, क्योंकि प्रयागराज में आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स रहते हैं, कुंभ का मेला लगा था। मेरठ जो है वो भी एक बहुत पॉपुलेटेड सिटी है और आगरा भी है, टूरिस्ट आते रहते हैं, वैसे भी पॉपुलेटेड है। तो ये तीनों ही शहर मिलियन शहर हैं, अर्थात 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, परंतु मुरादाबाद जो है वो आपका कम जनसंख्या वाला शहर है, 0.89 मिलियन वाला शहर था 2011 की जनगणना के अनुसार, परंतु अब हो सकता है कि वर्तमान समय में ये 1 मिलियन हो चुका हो। अगला सेक्शन जो है वो हमें भारतीय संविधान से। पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है?
तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं यानी कि प्रस्तावना पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ठीक, स्टार्टिंग में ये था, फिर उसमें बीच में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी भी ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार जब आगे जाएंगे तो वो बोला जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अच्छा, इसमें एक संशोधन किया गया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में किया गया, जिसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। पहला धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर जिसको बोलते हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट बोलते हैं, और अखंडता, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाया था। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253, याद रखेंगे, आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए, जो आपका अनुसूचियां होती हैं वो टोटल 3 होती हैं। एक होता है आपका केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय अनुसूची, ठीक है, मतलब या केंद्रीय लिस्ट जो होती है, फिर होता है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उस पर स्टेट और केंद्र दोनों बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा का मुद्दा है तो स्टेट अपने हिसाब से बनाएगी और सेंट्रल अपने हिसाब से बनाएगी, ठीक है। परंतु विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को या अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत कोई कानून है जिसको प्रभावी करना है राज्यों में भी, तो वहां पर केंद्र जो है वो स्टेट के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकती है और यहां जाकर के अपना जो है मतलब उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करके 253 के तहत कानून बना सकती है, ठीक है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति को दिखाता है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति को दिखाता है। वहीं अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसे विधायन का अंगीकार करना दिखाता है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और इंदिरा गांधी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने इन्हें सपोर्ट किया था तो ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी ये बने थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल यानी कि 67 से 69, यानी कि जब आपकी डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद ये राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष बने। और दूसरी बार 1977 में नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न पूछता है राज्य सरकार से कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति क्या होती है? तो उतना ही होता है कि जितने मेंबर्स हैं उसका 1/10, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए जो होना चाहिए 10 मेंबर्स और 1/10, हाँ ठीक है, तो ये होना चाहिए 10 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि 10 मेंबर कम से कम रहे और उसके अलावा जो आपका 10% हो वो रहना चाहिए, ठीक है, जो भी अधिक हो वो रहे। तो याद रखना है ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 189(3) के अनुसार राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम अर्थात गणपूर्ति जिसको बोलते हैं 10 सदस्य होना चाहिए या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित जो भी अधिक होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। उल्लेखनीय है कि संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारी प्रक्रियाओं,
विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। अगला जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं कि इन 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, कि 1993 तक कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो ऐड नहीं की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले आपकी की गई थी संथाली, ठीक है ना, फिर की गई थी KNM यानी कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और फिर की गई थी BDSM यानी कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इसमें जो भी दिया है डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, तो कहता है कौन सी 1993 में अनुसूची में नहीं की गई थी। तो ये तो चारों नहीं की गई थी, ठीक है। आयोग ने इसको बी माना है क्योंकि ये तो 2003 में आई है 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं कि 6 पॉइंट फार्मूला प्रपोजल ऑफ इंडिया फॉर साउथ एशियन रीजन वॉज प्रेजेंटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर, कि 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दक्षिण एशियाई देश यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया था। इस प्रयास के परिणामस्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। अर्थव्यवस्था का प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है महिला समृद्धि योजना, ये वर्ष 1993 में आई थी। महिला समृद्धि योजना ये आई थी वर्ष 1993 में। दूसरा है महिला स्वशक्ति योजना, 1998 में आई थी। महिला साम्राज्य योजना 1989 में आई थी। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में नहीं आया था, तो ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आया था आपका 2018 में। तो देखिए, बेसिकली ये 2018 से ही प्रश्न है। बस यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो पोषाहार मिशन आपको जरूर आएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि महिला समृद्धि यानी कि महिलाओं की समृद्धि के लिए योजनाएं कब आई। 1993 में आई, जब LPG रिफॉर्म हो चुका था। महिला की स्वशक्ति के लिए कब आई, जब महिला समृद्ध होने लगी तो उसके स्वशक्ति के बारे में सोचा गया, तो 1998 में आई। और महिला साम्राज्य योजना की 1989 में महिला अपने साम्राज्य के लिए जो है लड़ाई करना शुरू की, तो महिला साम्राज्य योजना 1989 में आया, ठीक है। परंतु जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन था वो आपका 2018 में यहाँ पर आया है। अब नीचे दिया हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2। कहता है कि कौन सा जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल के साथ जाएगा। तो देखिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल था। हेराल्ड डोमर मॉडल यानी कि A का 2 होना चाहिए, तो यहाँ से या तो B या तो D आंसर होना चाहिए। सेकंड जो था वो था आपका महालनोबिस मॉडल, तो B का होना चाहिए आपका 4। इस प्रकार आपका B आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अशोक रुद्र मॉडल जो है वो आपका चौथे का होगा और S चक्रवर्ती होगा आपका पहले का, ठीक है। तो प्रथम का क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय का महालनोबिस मॉडल। तीसरे का S चक्रवर्ती और चौथे का अशोक रुद्र, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, S चक्रवर्ती तीसरे का और अशोक रुद्र चौथे का। चलिए अगला देखते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, किससे आता है। तो ये आपका आता है सर्विस सेक्टर से, यानी कि सेवा क्षेत्र से जो लार्जेस्ट इनकम है वो आती है, ठीक है। कितना है प्रतिशत, तो 53% जो है भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान इसमें रहा है। अगला प्रश्न आता है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है वो किस तरह का किसान है। तो स्मॉल फार्मर है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक ये डेटा देखिए जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। सबसे पहले देखते हैं बड़े किसानों के पास कितना होता है। तो 10 हेक्टेयर या इससे अधिक अगर रहेगा तो आप बड़े किसान हैं। मध्यम 4 से 10 में अगर बांटा जाएगा तो आप मध्यम हैं। लघु 1 से 2 है तो लघु है। लेकिन अगर लघु से भी छोटे हैं यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि अगर आपके पास है तो आपको बोला जाएगा सीमांत कृषक, अर्थात 1 हेक्टेयर से कम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। और अर्ध मध्यम कृषक की बात की जाए तो 2 से 4 हेक्टेयर की बात आती है, इसको बोलते हैं अर्ध मध्यम, सेमी मीडियम पीजेंट या फार्मर।
ठीक है, वो 2 से 4 हेक्टेयर। तो फिर से एक बार याद करते हैं कि अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो लघु किसान आएगा, ठीक है, लेकिन 1 से कम है तो वो मार्जिनल फार्मर आएगा। फिर 2 से 4 तक है तो मध्यम किसान आएगा, सॉरी 2 से 4 है तो अर्ध मध्यम आएगा। तो सीधे याद करिए कि अगर 4 से 10 है तो आपका मध्यम आएगा, और 10 से प्लस है तो आपका बृहद किसान आएगा। अगला प्रश्न है, इन इंडिया भारत के जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 करोड़ तक है, और कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें माना जाता है, तो उन्हें हम माइक्रो मानते हैं, यानी कि सूक्ष्म उद्योग मानते हैं, ठीक है ना, माइक्रो उद्यम मानते हैं। माइक्रो उद्यम क्या होता है, 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, अर्थात 1 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ का, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि ये सूक्ष्म उद्योग है। इसका भी डेटा देख लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है, ठीक है, 1 करोड़ की होती है और वार्षिक टर्नओवर होता है 5 करोड़ का, ठीक है। लघु क्या होता है, 1 से 10 करोड़ तक करते हैं इन्वेस्टमेंट और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर होता है। मध्यम जो होता है वो 10 से 50 करोड़ तक इनका इन्वेस्टमेंट होता है और 50 से 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। मतलब अगर मोटी मोटा देखा जाए तो 5 गुना टर्नओवर होता है, मतलब 1 का 5 करोड़, 10 का 50 करोड़ और 50 का 250 करोड़, ठीक है। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, तो जो ये प्रश्न है उसमें कहता है कि भारत की कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल जो 2020 में आया है, निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो जो बिल आया था वो उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जान जाइए कि एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया था, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि 2020 के दौरान बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो वो यही था कि कृषि उत्पाद वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य बिल जो आया था उसमें एमएसपी का कोई भी जिक्र नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको एक मैच करना है। कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेल्स ऑफ गुड एक्ट यानी कि क्रय विक्रय अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो यहाँ पर भारतीय संविदा अधिनियम अर्थात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं आया था, ये 1872 में आया हुआ था, ठीक है। बाकी को आप याद करेंगे। कंपनी एक्ट कब आया था, 2013 में आया था, ठीक है। पार्टनरशिप कब आया था, 1932 में आया था। कि ऐसे समझिए कि पार्टनरशिप होनी कब स्टार्ट हुई, 1932 में, इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 आया, ठीक है ना। याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई, 1932 में, इसीलिए 3 साल बाद भारत शासन अधिनियम आया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम, वस्तुएं बिकना कब शुरू हुई, 1930 में, और 1930 के बाद ही पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, ठीक है। कि किसी व्यक्ति ने अकेले वस्तु का विक्रय शुरू किया, लोगों ने देखा कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है, तो उससे साझेदारी करेंगे, 1932 में किया उसने। कंपनी एक्ट कब आया, 2013 में आया कंपनी एक्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप कंपनीज बना सकते हैं, और 1872 में आया भारतीय संविदा अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रमानुसार लगाएं। सी रंगराजन, ये कुछ 1999 के आसपास में मुझे लगता है थे। आईजी पटेल का मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी कौन कौन है, मनमोहन सिंह बहुत पहले थे, 80s में रहे, मतलब 1980s के टाइम में रहे होंगे, और सुब्बा राव जो है वो आपके 2010 के आसपास रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि डी सुब्बा राव सबसे लेटेस्ट है, यानी कि 3 सबसे लास्ट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले होने चाहिए मनमोहन सिंह, या तो फिर ये कौन व्यक्ति है, आईजी पटेल, ठीक है ना। आईजी पटेल मीन्स उर्जित पटेल नहीं, आईजी पटेल लिख रहा है, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि इनसे मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट है वो मनमोहन सिंह होने चाहिए, तो मैं सी ऑप्शन पे जाऊँगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके, ठीक है। तो मनमोहन से पुराने हैं आईजी पटेल, 77 में है, ठीक है, और 77 से 82 तक हैं, उसके ठीक बाद आते हैं मनमोहन, फिर आते हैं रंगराजन से भी आंसर निकाला जा सकता था क्योंकि ये 97 तक है, मुझे 99 लग रहा था, क्योंकि इनकी नोट जो है वो बहुत पुरानी वाली नोट जब मैं देखता हूँ तो उसमें कहीं कहीं सी रंगराजन उसमें रहते हैं, तो 1992 से 97 तक है, और 2008 से 13 तक सुब्बा राव है, ठीक है। बी विकल्प सही था। सितार के बारे में कहता है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये जो है आपका
प्रगामी और अनुप्रस्थ या अप्रगामी और अनुप्रस्थ ध्वनि उत्पन्न करता है। डायरेक्टली याद करिएगा किस प्रकार की उत्पन्न करता है, तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ ध्वनि उत्पन्न करता है। सितार जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ये अनुप्रस्थ कहलाता है, और अगर समानांतर करते थे तो उसको हम लोग अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो, अतः अनुप्रस्थ तरंगें ठोस में तनाव युक्त डोरियों द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, तो अप्रगामी यानी कि स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न करता है कौन? सितार। अगला प्रश्न है कि मनुष्य, कौन सा कथन सही है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुनता है। हो सकता है कि 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुनता हो। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, सही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 होती है, ये भी सही है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, यानी कि 1/16 सेकंड दृष्टि की दृढ़ता। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, मुझे ए या डी में से कोई आंसर लग रहा है, तो बी हो जाएगा। हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है, इसीलिए सब कुछ आसपास में हरा रहता है। बाकी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि मनुष्य का कान जो 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है, सही है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 होती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ऐसे में हमेशा जो है याद रखेंगे कि हम लोग उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, हम लोग को उसको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे। ठीक है, तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन का प्रयोग किया जाता है। बस इतना जान जाइए, यानी कि जैसे जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो दोनों में ही सेम रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ऐसे, तो विभवांतर जो है वो आपका घट सकता है, जिससे V=IR, अर्थात विभवांतर घटा तो रेजिस्टेंस आपका मतलब विभवांतर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन सा तत्व सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है? सल्फर। ठीक है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। कैल्शियम तने के अग्रभाग में वृद्धि के पत्री को गिराने में रोकता है। ठीक है, और जस्ता जो है न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऑयल रिफाइनरी जो होनी चाहिए वो भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सड़े हुए वनस्पतियों पशु पदार्थ जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए प्रमुख स्रोत है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखेंगे 10 दिन तक अगर उपवास रह जाएंगे तो ग्लूकोज स्तर क्या होगा? कम हो जाएगा लीवर में। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? तो अहिंसा रेशम कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी को मारा नहीं जाता है। तो अहिंसा उसको नहीं कहते, अहिंसा उसमें कहते हैं जिसको मारा नहीं जाता, इसको गोसमर कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोसमर सिल्क। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसमर रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशमी तंतुओं को उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ी केवल शिकार फंसाने के लिए नहीं करती, बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने के लिए करती है। इनकी भीतरी दीवार पर नरम अस्तर के निर्माण के लिए भी करती है। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीट द्वारा किया जाता है। यह अर्जुन, साल, जामुन, बेर के वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा कीट द्वारा किया जाता है। मूंगा जो है असम में होता है। भारत मूंगा रेशम में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम में एक आधुनिक विधि है, कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। कहता है कि अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो जो अंडा है वो अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत जो है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाई जाती है। पौधे में क्या होता है? तो फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स होते हैं तुलसी के पौधों में। ठीक है, तो
तो ये भी ऑप्शन याद रखेंगे। फिर कह रहा है कौन सा एक सुमेलित है? भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुना पारी और भेड़ थारपारकर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भेड़ थारपारकर नहीं होगी, ये भी जो है ये आपका बकरी ही होनी चाहिए या गाय है। थारपारकर क्या है? गाय है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आता है काशी लालिमा। काशी लालिमा जो है भिंडी की एक फसल है, ठीक है। काशी लालिमा जो है भिंडी की एक फसल है, याद रखेंगे। भिंडी की एक फसल है काशी लालिमा, ठीक है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के द्वारा बनाया गया है। काशी लालिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भिंडी में क्लोरोफिल की जगह एंथोसाइनिन होता है जो कि लाल रंग का होता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर। तो गूटी का प्रयोग, गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? वनस्पतिक प्रसारण अथवा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। पौधों में गूटी लगाने का कार्य वनस्पति प्रसारण हेतु किया जाता है। यह कलम विधि का एक प्रकार है। कलम विधि मतलब किसी पौधे को ऐसे तिरछा काट देना, ठीक है, और दूसरे पेड़ से जोड़ देना ऐसे। कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वनस्पति जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कलम तैयार होने के बाद शाखा को काटा जाता है। कंप्यूटर का पोर्शन देख लेते हैं। कहता है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। WWF का है वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही है। CPU कहता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो ये सही है। 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, बाकी 1 टेराबाइट वाला सही है, ठीक है। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये भी सही है। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एकल चरम के प्रतिपादक हैं FE क्लेमेंट, ठीक है ना, FE क्लेमेंट एकल चरम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके बारे में बता देता हूं कि मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन FE क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था। मोनोक्लाइमेक्स एक इकोलॉजिकल अवधारणा है, पारिस्थितिकी अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदाय के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम स्थायी स्वनियंत्रित और भौतिक और जैविक पर्यावरण के साथ साम्य स्थिति में होता है। समुदायों के अनुक्रमण की अवस्था को शीयर कहते हैं। क्लेमेंट्स के एकल चरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम समुदाय होता है जिसकी तरफ सभी समुदाय का विकास होता है। उनका विश्वास था कि जलवायु वनस्पतियों का निर्धारण करने वाला और किसी क्षेत्र के क्लाइमेक्स का एकल कारक होता है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 चीज़ दी हुई है। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण आपका 1981 और जल प्रदूषण 1974। इस प्रकार इसको मैच कर लेंगे। 1 2 3 4 आई थिंक आंसर होना चाहिए, तो ये सही है। लास्ट प्रश्न आज का कर लेते हैं कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो BOD से मापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन इट, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, अर्थात बायोलॉजिकल जितनी चीज़ें हैं उनकी कितनी ऑक्सीजन डिमांड है, क्या वो पानी उस चीज़ को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, यानी कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा उसमें रहने वाले जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए जरूरी है या नहीं। 75वां प्रश्न एक और देखते हैं कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित को पारितंत्र क्रम का सही क्रम क्या होगा। घटती उत्पादकता बतानी है तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता मुझे लगता है मैंग्रोव्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद घास, फिर झील और सागर, ऐसा दिया है। तो मैंग्रोव, सागर, मैंग्रोव, फिर सागर, फिर घास का मैदान और झील। तो ऑप्शन जो है C होना चाहिए, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, ठीक है। तो घटती उत्पादकता दिखाता है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? तो धूपगढ़ जो है आपका है
ये सतपुड़ा में होगी, ठीक है, 1350 मीटर ऊंची है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुद भी रिवाइज करते रहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि PYQ हम पहली ही बार में कितना ज़्यादा करेक्ट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि PYQ हमें याद हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं बिल्कुल उसी तरीके से PYQ कर रहा हूँ जिस तरह से मुझे आ रही है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।